ठीक है। तो दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं पीडियाट्रिक के बारे में, और पीडिया के स्टार्टिंग से लेके शुरू से सेशन चलेंगे एंड लास्ट तक जो है जितना पीडिया में पढ़ाया जाता है लाइक कंपटीशन के पर्पज से भी, और जो आप थर्ड ईयर में पढ़ रहे हो उसके अकॉर्डिंग भी आप इस सेशन को देख सकते हो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और जितने भी पीडिया के अंदर आता है पूरा का पूरा अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि पीडियाट्रिक क्या होता है। देखो पीडियाट्रिक, इसके अंदर सबसे पहले अपन इसका वर्ड का मीनिंग निकालना सीखेंगे कि इस वर्ड से क्या बन रहा है। तो देखो पीडियाट्रिक जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। देखो यहाँ पर एक वर्ड है पीडिया प्लस दूसरा वर्ड है आइट्रिक्स। ठीक है, पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड, मतलब बच्चा, एंड आइट्रिक्स का मतलब होता है ट्रीटमेंट। आइट्रिक्स का मतलब क्या होता है? ट्रीटमेंट। तो यहां पर जो पीडिया की ब्रांच है ये सिंपल दो वर्ड उससे मिलकर बनी है। एक का मतलब होता है पीडिया, दूसरा वर्ड है आइट्रिक्स। पीडिया का मतलब होता है चाइल्ड एंड आइट्रिक्स का मतलब होता है बच्चा, मतलब बच्चे का ट्रीटमेंट। ये जो ब्रांच है इसमें बच्चे के ट्रीटमेंट से रिलेटेड अपन डिस्कस करने वाले हैं। अपन इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इसी के अकॉर्डिंग इससे अपन इसकी डेफिनेशन कैसे बनाएंगे। देखो डेफिनेशन में आता है, पीडियाट्रिक की डेफिनेशन अपन पढ़ेंगे कि इट इज द ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस which is deal with the treatment of child. It is a branch of medical science. यह मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है which is deal with the ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड, जिसके अंदर अपन ट्रीटमेंट करते हैं चाइल्ड का अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यह मेडिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर अपन बच्चों का ट्रीटमेंट डिस्कस करते हैं एंड उनके एज ग्रुप एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग। देखो एज ग्रुप के अकॉर्डिंग इसलिए डिस्कस करते हैं क्योंकि बच्चे का बॉडी साइज होता है, बच्चे की एज होती है वो कम होती है एंड उसके न्यूट्रिएंट वैल्यू भी अपन उसको नीड कम होती है एंड उसी के अकॉर्डिंग उसके बॉडी साइज के लिए कम ड्रग की जरूरत होती है। इसीलिए उसके ड्रग कैलकुलेशन को भी अपन अलग तरीके से करते हैं। इसीलिए अपन ने पढ़ा यहाँ पर कि एज ग्रुप के अकॉर्डिंग एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उसका जो ट्रीटमेंट रहेगा वो अलग रहेगा, और एज ग्रुप के अकॉर्डिंग एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग उसका जो अडल्ट से बच्चे का ट्रीटमेंट है वो एकदम डिफरेंट रहता है। इसी की वजह से यहाँ पर ये ब्रांच बनाई गई। अदरवाइज पहले तो कोई ब्रांच थी नहीं पीडियाट्रिक की, तो इसकी नीड क्यों पड़ी? इसकी नीड इसीलिए पड़ी, पीडियाट्रिक की ब्रांच बनाने की नीड इसीलिए पड़ी क्योंकि जब देखा गया कि एक बड़ा हॉस्पिटल है, वहां पर बच्चे भी आ रहे हैं, छोटे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, बूढ़े भी आ रहे हैं, देन वहां पर एक प्रॉब्लम हो रही थी कि यहाँ पर डोज कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ रही थी। अब जो बच्चे की केयर कर रहे हैं वही अडल्ट की केयर कर रहे हैं। अब उनको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था और ये भी चांसेस बन रहे थे कि अडल्ट की डोज बच्चे में चली जाती है, बच्चे की डोज अडल्ट में चली जा सकती है, तो ऐसे चांसेस थे। इसीलिए वहां पे सोचा गया कि अगर इसकी एक अलग ब्रांच कर दी जाए, इन दोनों को सेपरेट कर दिया जाए, देन यह एक अच्छा बेनिफिट मिलेगा इसकी वजह से कि चाइल्ड को उनका ट्रीटमेंट अलग तरीके से मिलेगा और अडल्ट को उनका ट्रीटमेंट अलग तरीके से मिलेगा। इसीलिए क्या बनाई गई? पीडियाट्रिक ब्रांच बनाई गई। इसी को अपन ने क्या कहा? चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। इसके अंदर अपन बच्चे की नर्सिंग हेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। उसके बाद में अपन जानते हैं, ये इसकी डेफिनेशन हो गई। इसके अंदर एज ग्रुप कितना इंक्लूड करते हैं? इस पीडियाट्रिक स्टार्ट होती है 0 से लेके 18 ईयर। 0 का मतलब है एट बर्थ, मतलब
बच्चे को अपन कब से इंक्लूड करते हैं इसके अंदर, जब पैदा होता है, पैदा होने के बाद से लेकर जब तक वो 18 साल का हो जाता है तब तक उसका ट्रीटमेंट जो है अपन किस ब्रांच में डिस्कस करेंगे, पीडियाट्रिक ब्रांच में डिस्कस करेंगे। 18 साल के बाद में वो अडल्ट कैटेगरी में आ जाता है, देन उसको फिर अपन अडल्ट हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे अगर वो बीमार होता है तो। उसके बाद में अपन जानते हैं कि ऐसे महापुरुष कौन थे जिन्होंने इसके बारे में सोचा और इसको दिया, पीडियाट्रिक ब्रांच को बनाया। इनके फादर कौन है, तो किसको कहेंगे अपन फादर ऑफ पीडियाट्रिक, तो उनका नाम है, उन महाशय का नाम है डॉक्टर अब्राहम जैकोबी। डॉक्टर अब्राहम जैकोबी ये फादर ऑफ पीडियाट्रिक कहलाते हैं, मतलब पीडिया के बारे में जिन्होंने बताया उनका नाम क्या है, डॉक्टर अब्राहम जैकोबी, ये इनके फादर हैं। अब बात करते हैं अपन कि पीडियाट्रिक स्टार्ट कहां से होती है। देखो पीडियाट्रिक स्टार्ट होती है ओबीजी के खत्म होने से। ये ओबीजी है, ठीक है, जैसे ही इसका दी एंड होगा उसके वहीं से स्टार्ट कौन होगी, अपनी पीडिया। यहां से कौन स्टार्ट होगी, अपनी पीडिया। अब ओबीजी का क्या मतलब है, देखो ओबीजी को अपन यहां पर डिस्कस नहीं करेंगे, ओबीजी का सिर्फ इतना ही समझना है अपन को कि ओबीजी कब से कब होती है, प्रेगनेंसी से लेकर, जब से वो मदर प्रेगनेंसी अचीव करती है तब से लेकर डिलीवरी तक, प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी तक ये अपनी ओबीजी खत्म हो जाती है। इसके अंदर बीमारियां भी आती हैं, इसके अंदर चेंजेस भी आते हैं, प्रेगनेंसी के अंदर जो भी सारी चीजें होती हैं वो इसके अंदर अपन ओबीजी के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही डिलीवरी होती है उसके बाद में जब बच्चा अपने पास आ जाता है, देन अपनी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो होती है न्यूनेट की केयर की। और उसके बाद में वो जब बच्चा पैदा होता है बर्थ से लेकर 18 साल तक उसको अपन किस में डिस्कस करेंगे, पीडियाट्रिक ब्रांच में। तो पीडिया कहां से स्टार्ट होती है, पीडिया स्टार्ट होती है आफ्टर बर्थ, बर्थ से लेकर पीडिया स्टार्ट होती है। तो अब अगर जैसे ही बच्चे का बर्थ होगा तो अब हमारे पास हमारी दो रेस्पॉन्सिबिलिटी आएंगी। हमें मदर से कोई मतलब नहीं है, मदर को देखा जाएगा गायनिक ओबीजी के अंदर, ऑब्स्टेट्रिक के अंदर डिस्कस करेंगे अपन किसका, मदर का। तो मदर से हमें कोई मतलब नहीं है, पीडियाट्रिक ब्रांच के अंदर हमें मतलब किससे है, बच्चे से। तो हमें किसके बारे में जानना है, बच्चे के बारे में। अब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होने के जस्ट तुरंत बाद हमें क्या करना है, तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, हमारी यहाँ पर दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनती हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले तो जैसे ही बच्चा पैदा होगा, जब बर्थ होगा तो सबसे पहला हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी असेसमेंट करना। असेसमेंट, कौन सा असेसमेंट करना, इनिशियल असेसमेंट करना। इनिशियल असेसमेंट, इनिशियल क्यों, क्योंकि ये तुरंत जस्ट बर्थ के जस्ट बाद में किया जाता है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे अपन, इनिशियल असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब है कि उसको अपन देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम तो डेवलप नहीं हो रही है, उसका अपगार स्कोरिंग क्या है, उसका रेस्पिरेशन कैसा चल रहा है, कोई उसमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस तो नहीं है। ये सारी चीजें अपन किस में करेंगे, इनिशियल असेसमेंट के अंदर। देन दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम होता है, अब अपन इनिशियली कर रहे हैं, देन इनिशियली असेसमेंट के बाद में अपन क्या करेंगे, इनिशियली इंटरवेंशन। इनिशियली असेसमेंट कर लिया अपन ने, देख लिया कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, जो भी है, अगर नहीं है तो भी और है तो भी, तो फिर अपन क्या करेंगे, उसका इंटरवेंशन करेंगे। इंटरवेंशन का मतलब है कि अपन एक्शन परफॉर्म करेंगे, उसके लिए बच्चे के लिए कुछ काम करेंगे। तो क्या काम करेंगे वो अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि अपन को कॉर्ड कटिंग करनी है, जो भी काम करना है, रेस्पिरेटरी को, एयरवे को क्लीन करना है, वो अपन किस में करेंगे, इंटरवेंशन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन पहले इसको डिस्कस करते हैं कि अपन असेसमेंट क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट अपना क्या है, इनिशियल असेसमेंट। ठीक है, इनिशियल असेसमेंट के अंदर सबसे पहले देखो, जब भी बच्चा पैदा होता है तो उसके अंदर जब यूट्राइन लाइफ में होता है तो उस टाइम में उसके अंदर रेस्पिरेशन नहीं होता है, उसको प्लेसेंटा के द्वारा खाना और ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दिया जाता है। देन उस टाइम में उसको लंग्स की कोई जरूरत नहीं होती है और लंग्स वहां पर फंक्शन नहीं करते हैं उस टाइम में। लेकिन जैसे ही बच्चा पैदा होता है, वो अपनी दुनिया के अंदर आता है, तो उसको सबसे पहला जो काम होता है, उसके जो लंग्स है, लंग्स को काम करना बहुत जरूरी होता है।
तो लंग्स को काम करना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी बॉडी को O2 की सख्त जरूरत होती है, और थोड़ी देर के बाद में हम किसको कट कर देंगे, हम कट करने वाले हैं कॉर्ड को। तो अगर कॉर्ड कट हो गई, कॉर्ड कटिंग हो गई, देन उसका O2 एंड खाना पीना सब बंद हो जाएगा। इसीलिए लंग्स का वर्क करना बहुत जरूरी होता है। और सबसे प्रायोरिटी पर भी हम किसको रखते हैं, रेस्पिरेशन को रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि जैसे ही O2 बंद होगी तो हम खाने पीने के बगैर भी रह सकते हैं, पानी के बगैर भी रह सकते हैं, खाने के बगैर भी रह सकते हैं, लेकिन अगर O2 अगर नहीं मिली तो हम कुछ ही मिनट के अंदर सलट जाएंगे। इसीलिए हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होती है, हमारी प्रायोरिटी होती है कि हम रेस्पिरेशन को चेक करें। अब बात आती है, सबसे पहले क्या करते हैं अपन, असेस रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन सबसे पहले क्या असेस करना है अपन को, रेस्पिरेशन को असेस करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि रेस्पिरेशन को असेस तो करेंगे, लेकिन असेस कैसे करें। देखो ऐसा तो है नहीं कि उसका कोई मैनोमीटर आता है या फिर कोई इक्विपमेंट है जिससे अपन रेस्पिरेशन को माप लेंगे, ऐसा नहीं है। अपन कैसे पता लगाएंगे कि बच्चा रेस्पिरेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, देख के लगाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। रेस्पिरेशन का पता लगाने के लिए जो वो फर्स्ट क्राई होता है, फर्स्ट क्राई, रेस्पिरेशन कैन बी असेस्ड बाय द फर्स्ट क्राई ऑफ द बेबी। जैसे ही बच्चा फर्स्ट क्राई करेगा तो उससे अपन अंदाजा लगा लेंगे कि बच्चा सांस ले रहा है, क्योंकि जैसे ही क्राई करता है तो अगर वो रो रहा है, रोने के टाइम पे सांस अंदर लेगा, अगर रो रहा है देन ये इंडिकेशन है हमारे लिए कि वो प्रॉपर रेस्पिरेशन कर रहा है। अगर बच्चा रेस्पिरेशन नहीं करता है, अगर बच्चा क्राई नहीं करता है, तो ये इंडिकेशन है कि बच्चे को रेस्पिरेशन नहीं हुआ है। इसीलिए जब बच्चा पैदा होता है तो आप लोगों ने देखा होगा मूवियों में कि बच्चा जब रोता है तो ये अच्छा इंडिकेशन होता है, और ये पहला टाइम होता है जब माँ अपने बच्चे के रोने पर खुश होती है। उसके बाद में जिंदगी भर कभी भी अगर बच्चा रो रहा है तो माँ को हमेशा दुख होगा, इसीलिए माँ के लिए सैल्यूट। बाकी आगे चलते हैं कि ये रेस्पिरेशन का अपन ने कैसे पता लगाया, बच्चे के क्राई पे। दूसरी चीज, अब आगे अपन क्या करने वाले हैं, आगे अपन देखेंगे कि अपगार स्कोरिंग। दूसरी चीज क्या असेस करेंगे अपन, अपगार स्कोरिंग। अपगार स्कोरिंग क्या है, क्यों करते हैं, क्या क्या देखते हैं, ये सारी चीजें अपन अलग से इसको पूरा का पूरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। अभी आप जान लें कि अपगार स्कोरिंग अपन दूसरे नंबर पर देखते हैं। ये दो टाइम पे देखा जाता है, एक तो 1 मिनट पर और दूसरा 5 मिनट पर। 1 मिनट पर असेस करते हैं अपगार स्कोरिंग, एंड देन दोबारा अपन असेस करते हैं 5 मिनट पर। जो 5 मिनट वाला है इसको अपन ज्यादा वैल्यूएबल मानते हैं। वो क्यों मानते हैं, क्योंकि देखो जब 1 मिनट पर अपन ने कोई चीज असेस करी, उसके वाइटल साइंस अपन ने असेस किए, तो जब उस टाइम बच्चा जस्ट पैदा हुआ था, उसको सिर्फ 1 मिनट हुई थी, उसको सांस तो लेने दो यार बेचारे को। तो उस टाइम में अपन ने क्या किया, 1 मिनट पर असेस कर लिया। लेकिन जो यूट्राइन लाइफ थी बच्चे की, ये यूट्राइन कैविटी में बच्चा आराम से पल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसको, यहाँ पर कोई बाहर से किसी भी तरह के एनवायरनमेंट का कोई टेंशन नहीं था। लेकिन जैसे ही बच्चा ये दुनिया में आता है, दुनिया में आने के बाद में इसको एक अलग एनवायरनमेंट मिलता है। वहां पर एमनियोटिक फ्लूइड था, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल थी। लेकिन जैसे ही बाहर आता है तो इसको एक तो लंग्स को स्टार्ट करना होता है, इसको बाहरी एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट करना होता है। इसीलिए यहाँ पर ये 5 मिनट के बाद में थोड़ा बहुत इसके वाइटल साइंस के अंदर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं और थोड़ा बहुत वेरिएशन देखने को मिल सकता है। इसीलिए जो 5 मिनट पर वाइटल साइंस आएंगे वो एकदम नॉर्मल होंगे, मतलब करेक्ट होंगे, जो कि यहाँ पर आएंगे वो सही होंगे, सही मायने में। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो वाइटल साइंस दिखाई देंगे, यहाँ पर जो फाइंडिंग मिलेगी उसको इग्नोर कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर भी कुछ एबनॉर्मलिटी दिखाई दे रही है, ज्यादा लग रहा है कि यहाँ पर सीवियर कंडीशन हो सकती है, देन इसको भी अपन इग्नोर नहीं करेंगे, इसको भी प्रायोरिटी पर रखेंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल सकता है कि बच्चा जैसे ही आया तो एडजस्ट करने में उसको वाइटल साइंस गड़बड़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तब तक वो एडजस्ट कर लेगा, 5 मिनट के अंदर अंदर वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। तो यहाँ पर जो वाइटल साइंस मिलने चाहिए वो नॉर्मल मिलने चाहिए लगभग, इसीलिए इसको अपन ज्यादा वैल्यूएबल मानते हैं। तो ये दो बार किया जाता है अपगार स्कोरिंग, और इसमें अपन वाइटल साइंस चेक करते हैं बच्चे का। कौन कौन से चेक करते हैं वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद में अपन को क्या असेसमेंट करना है, रेस्पिरेशन, अपगार स्कोरिंग, देन अपन को असेस करना है थर्ड, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी।
इसमें देखेंगे बच्चे को कि इसके अंदर कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कंजेनाइटल कोई डिफेक्ट तो नहीं है एब्डोमिनल में, या फिर कोई स्पाइना बाइफिडा या फिर हाइड्रोसेफेलस, या फिर कोई भी ऐसी फाइंडिंग जो एबनॉर्मल हो बच्चे के अंदर, देखने से अपन को पता चले कि वो कोई एबनॉर्मलिटी है, या फिर उसको किसी भी तरह से अपन असेस करके पता लगा पाए कि इसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटी है, उसके लिए अपन को असेस करना है। एग्जांपल के लिए जैसे अगर इसके अंदर कोई स्पाइना बाइफिडा है तो अपन को असेस करना है पहले, तुरंत हाथ में जब बच्चा लेंगे तो उसी टाइम उसको असेस कर लेना है, क्योंकि अगर स्पाइना बाइफिडा हुआ तो उसको फिर अपन सुपाइन पोजीशन नहीं दे सकते, सुपाइन पोजीशन नहीं दे सकते। वैसे नॉर्मली बच्चे को जैसे ही पैदा होगा तो उसको सुपाइन पोजीशन देनी है, लेकिन अगर उसको स्पाइना बाइफिडा है तो सुपाइन पोजीशन नहीं दे सकते, क्योंकि उसके बैक के ऊपर डिफेक्ट है, और अगर और वहां पर स्पाइनल कॉर्ड भी बाहर निकला हो सकता है, ऐसा मिल सकता है। तो इसीलिए अगर ऐसा है तो उसको अगर सुपाइन पोजीशन दे दिया तो स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेशन हो जाएगा और उसमें कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाएंगे। इसीलिए अपन को कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी के बारे में देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये चीज भी अपन को असेस करनी है। उसके बाद में अगला पॉइंट अपन क्या असेस करेंगे, आगे अपन असेस करेंगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, असेस फॉर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिम्टम्स। उन सिम्टम्स के लिए असेस करेंगे जिनसे अपन को पता लगे कि इसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है। तो रेस्पिरेटरी, यहां पर अपन ने रेस्पिरेशन असेस किया कि रेस्पिरेशन चालू हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि बच्चे का रेस्पिरेशन बंद होता है यूट्राइन लाइफ में, उसके बाद में जैसे ही दुनिया में आता है तो रेस्पिरेशन स्टार्ट करना होता है। तो उसके लिए अपन ने सबसे पहली प्रायोरिटी पर देखा। यहां पर अपन देख रहे हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिम्टम्स, मतलब ये देखेंगे कि चालू तो हो गया है, कहीं ऐसा ना हो कि चालू होने के थोड़ी देर के बाद में बंद हो जाए, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है कि उसको सांस में लेने में दिक्कत आ रही हो, या कोई डिफिकल्टी हो रही हो, डिस्निया हो रहा हो, कोई भी ऐसी चीज अपन को क्या दिखाई दे रही है जिससे अपन को पता लगे कि उसके रेस्पिरेशन में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसा अगर कोई सिम्टम दिखाई दे रहा है तो उनको अपन यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अब अपन एक बार इसको साफ करके यहाँ पर लिखने वाले हैं सिम्टम्स, वो वाले सिम्टम, कौन कौन से सिम्टम जो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में दिखने वाले हैं। कौन कौन से ऐसे सिम्टम हो सकते हैं जिनसे अपन पता लगा सकते हैं कि ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को इंडिकेट कर रहे हैं। तो सबसे पहला अपन देखेंगे यहां पर अपन को देखने को मिल सकता है नाजल फ्लेरिंग्स। नाजल फ्लेरिंग्स, नाजल फ्लेरिंग्स का मतलब होता है, नाजल का मतलब है नोज से, ठीक है, नाजल का मतलब है नोज से, फ्लेरिंग का मतलब होता है, देखो जब बच्चे को अगर कोई रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी या डिफिकल्टी होगी तो हमारी बॉडी क्या करेगी, कंपनसेशन करने के लिए ज्यादा रेस्पिरेशन करने लग जाएगी। एक तो रेस्पिरेशन करेगी, ऊपर से वो चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हवा एंटर हो अंदर, क्योंकि रेस्पिरेशन में अगर डिफिकल्टी हो रही है तो O2 कम जा रही होगी, सिंपल। अगर O2 कम जा रही है तो हमारी बॉडी चाहेगी कि ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर O2 बाहर से आए, बिल्कुल सही बात है। तो अगर ज्यादा O2 हमें बाहर से लेनी है तो उसके लिए क्या करना है, एयरवे को चौड़ाना पड़ेगा, बिल्कुल। अगर एयरवे को चौड़ाना पड़ेगा तो हमारा जो नॉस्ट्रिल्स है ये इनको डायलेट होना पड़ेगा। तो इसी वर्ड से यहां पर लिया गया है, फ्लेरिंग्स का मतलब है जो हमारे नॉस्ट्रिल्स हैं, नॉस्ट्रिल्स जो हमारे हैं वो क्या हो जाते हैं, डायलेटेड हो जाते हैं और आगे से ऐसे चौड़ जाते हैं ताकि हमारे अंदर ज्यादा से ज्यादा O2 जाए, अंदर O2 ज्यादा जाए, इसी को बोलते हैं अपन नाजल फ्लेरिंग्स। और ये सिम्टम्स दिखाई देगा अगर उसको क्या है, अगर उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, देन अपन को ये सिम्टम देखने को मिल सकता है। क्या देखने को मिल सकता है, नाजल फ्लेरिंग्स। दूसरा अपन को क्या देखने को मिल सकता है, दूसरा अपन को देखने को मिल सकता है इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, इंटर का मतलब होता है बीच में, कोस्टल का मतलब होता है रिब्स, और रिट्रैक्शन का मतलब होता है धंसा हुआ। रिट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, धंसा हुआ। देखो यहां पर अपन को क्या देखने को मिलेगा, जो रिब्स होती हैं, हमारी जो रिब्स है, रिब्स के बीच बीच में मसल्स है, बिल्कुल मसल्स है। अगर हमारे अंदर रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से जो हमारे रिब्स के बीच वाले हिस्से के अंदर जो मसल्स है वो अंदर की तरफ धंस जाएंगी। अंदर की तरफ धंसने को ही बोलते हैं अपन क्या, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन। रिब्स के बीच में, दो रिब्स के बीच में जो खाली जगह पाई जाती है वो अंदर की तरफ धंस जाएगी, और ये इंडिकेट करेगी किसको, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को ये इंडिकेट करेगी।
उसके बाद में इसमें क्या देखने को मिल सकता है, उसके बाद में इसमें देखने को मिल सकता है ग्रेंटिंग साउंड। ग्रेंटिंग साउंड, यहां पर अपन को क्या देखने को मिल सकता है, ग्रेंटिंग साउंड। जैसे ही रेस्पिरेशन करेंगे, अगर उसमें रुकावट है कहीं भी एयरवे के अंदर, तो उस टाइम में कोई कुछ साउंड सुनाई अपन को दे सकते हैं। अगर अपन स्टेथोस्कोप को यूज करके देखेंगे या फिर अगर अपन असेस करेंगे तो उसमें क्या देखने को मिल सकता है, ग्रेंटिंग साउंड। उसके बाद में अगला पॉइंट, और क्या सिम्टम आ सकते हैं, और इसके अंदर देखने को मिल सकता है टेकिपनिया। टेकिपनिया देखने को मिल सकता है। टेकिपनिया का मतलब होता है रेस्पिरेशन रेट बढ़ जाना। टेकिपनिया इसके अंदर क्यों होगा, क्योंकि हमारी बॉडी कंपनसेशन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा O2 को अंदर लेना चाहेगी, और अगर हमारी बॉडी ज्यादा O2 अगर हमारी बॉडी को अंदर लेना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बॉडी को रेस्पिरेशन रेट बढ़ानी पड़ेगी। इसी की वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिल सकता है, टेकिपनिया देखने को मिल सकता है। उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट क्या देखने को मिल सकता है, अगला पॉइंट यहाँ पर देखने को मिल सकता है साइनोसिस। साइनोसिस का मतलब क्या होता है, साइनोसिस का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ आवर बॉडी ड्यू टू द डेफिशिएंसी और एब्सेंस ऑफ द O2 इन द ब्लड या टिश्यू। ठीक है, अगर हमारे टिश्यू के अंदर, बॉडी के टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उसकी वजह से बॉडी का ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाएगा। इसी को अपन क्या बोलेंगे, साइनोसिस बोलेंगे। यह लेट सिम्टम होता है इसका, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस का। लेट सिम्टम क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो ये होंगे नाजल फ्लेयरिंग्स वगैरह, हमारी बॉडी कंपनसेशन करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर हमारी बॉडी फेल हो जाती है इन सब चीजों को करने में, देन हमारी बॉडी कंपनसेशन नहीं कर पाएगी और उसके अंदर O2 की कमी हो जाएगी, और उसी की वजह से क्या देखने को मिलेगा, साइनोसिस देखने को मिलेगा। इसी तरह से ये जो है सारे के सारे सिम्टम देखने को मिल सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का जो क्लास है वो खत्म होता है, एंड मिलते हैं लेकिन सेकेंड क्लास के अंदर। उसमें अपन पढ़ने वाले हैं इनिशियल इंटरवेंशन। कौन कौन से इंटरवेंशन अपन पढ़ेंगे वो अपन पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और इस वीडियो को शेयर करिए दबा के। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।